सीजीटेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पर्यावरण अध्ययन कक्षा पहली से पाँचवीं के शिक्षकों हेतु विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये इन सभी टेट के लिए काम आएगा, जैसे एमपी टेट हो गया, यूपी टेट, रीट, बी टेट, जे टेट, पी टेट, एच टेट, एच पी टेट, ए टेट, यूके टेट, सी टेट। जितना ज़्यादा आप सभी राज्यों के टेट के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार आता है। इसलिए अधिक से अधिक टेट के प्रश्नों को सॉल्व करें, उसका अध्ययन करें। आपका पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका उत्तर है सागर। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र सागर है। विश्व में महासागर हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र है। यह पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक भाग पर विस्तृत है। यह 3 बिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का स्रोत है। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? धान का खेत। और सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है एक्वेरियम। ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना है। ये संसार का पूछेगा सबसे बड़ा तो सागर, अगर कृत्रिम पूछेगा सबसे बड़ा तो धान का खेत, और सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र एक्वेरियम। का दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर अब इसका जो उत्तर है याद रखेंगे, इसका उत्तर है कार्बेट। अब इसको याद कैसे रखना है? जैसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मतलब सबसे पुराना है, याद रखना है। जो सबसे पुराना है वो पहला है। तो पुराना से आप इसको याद रख सकते हैं कब का है। कब का है मतलब बहुत पुराना है, ऐसे बोलते हैं ना, कब का है। तो कब का है से कब से क्या हो गया आपका कार्बेट। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब का है मतलब बहुत पुराना है। तो कब का है से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? अब कौन से राज्य में इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि खंडहर, तो खंडहर होता है, तो खंडहर होता है मतलब हम क्या समझते हैं, वो बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना है खंडहर। ऐसे खंडहर, तो खंड से क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। ये आपका भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। जिम कार्बेट पारिस्थितिकी और वन्य जीवों खासकर बाघों के संरक्षण के पक्ष में थे। इसी वजह से भारत में बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ करने के लिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया था तथा प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला यह पहला उद्यान था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में हुआ था। तो आपको याद रखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट कौन से राज्य में है? उत्तराखंड, बताया था खंडहर से उत्तराखंड, खंड से नैनीताल, तो नैनीताल को भी आप याद रखें। जैसे प्राचीन है तो प्राचीन को उल्टा नया, तो न से नैनीताल। ये हेली नेशनल पार्क प्राचीन नाम। आप इसको समझना है, बाघ का संरक्षण इसको भी याद रखना है, किस लिए है इसमें बाघ का संरक्षण होता है। और इसको याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे टाइगर, तो टाइगर से जैसे ट है तो ट को समझ लेना है त, ठीक है, और त से 7,
और र है इसमें, तो 7 से जैसे आपका 3 वाला करेंगे तो 73, जैसे 63, 53 ऐसे करेंगे तो उसमें र नहीं आएगा, लेकिन टाइगर से त और र से लेंगे तो 73, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 73। तो ट और र से आपको समझना है, ट को त बनाने हैं तो 7, फिर ये हो जाएगा 73, ऐसे समझ लें तो ये हो जाएगा आपका 1973। तीसरा प्रश्न है, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि, तो इसका उत्तर है यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि लकड़ी अवांछनीय पदार्थों को पीछे छोड़ने के लिए जलती है, इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। लकड़ी को जलाना हमेशा आसान नहीं होता है और आज हम उपयोग किए जाने वाले अधिकांश अन्य ईंधन की तुलना में कम कैलोरी मान रखते हैं। तो यह निश्चित रूप से एक आदर्श ईंधन नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव में लोग लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी आसान उपलब्धता और लागत कम है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है वनों का विकास करके। मृदा अपरदन वनों के विकास करके रोका जा सकता है। पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे पारितंत्र पर पड़ता है। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। पेड़ मृदा अपरदन व भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है। इसके अतिरिक्त वनों की कटाई से मृदा सूखने लगती है तथा मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे मृदा अपरदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मृदा अपरदन रोकने के लिए अन्य उपाय, मिट्टी को धूप से बचाएं, अपने बगीचे में पौधे लगाएं, दीवारों को बनाए रखना, झूम खेती को नियंत्रित कर, पशु चारण नियंत्रित कर। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी। तो इसका उत्तर है 1985। गंगा कार्य परियोजना पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार के द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। इसमें आपको याद रखना है, जो इसको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। इसका उत्तर है क्यूरी में। रेडियो एक्टिवता की तीव्रता क्यूरी में मापी जाती है। रेडियो एक्टिवता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं।
किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकंड 3.70 गुणा 10 विखंडन होते हैं क्यूरी कहलाता है। अगला प्रश्न है माइकोराइजा पाया जाता है, तो इसका उत्तर है पाइनस पीड़ा में। माइकोराइजा पाइनस पीड़ा में पाया जाता है। माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिक पादपों की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधे की जड़ों पर आश्रित होते हैं तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पादप कवक को प्रदान करता है। जड़ों में कवक की स्थिति के अनुरूप 3 प्रकार की कवक मूल पाई जाती है: बाह्य कवक मूल, अंतः कवक मूल, बाह्य अंतः कवक मूल। अगला प्रश्न है टिनिटस रोग में होता है, तो इसका उत्तर है कान से निरंतर घंटी की आवाज। टिनिटस रोग कान से निरंतर घंटी की आवाज से होता है। टिनिटस के सामान्य कारणों में कान में मैल हो जाना, कान में पस पड़ना, गंभीर चोट या संक्रमण के कारण कान के पर्दे में छेद होना या फिर लगातार तेज आवाज सुनने के कारण कान में क्षति हुई हो तथा इसका एक अन्य कारणों में बढ़ती उम्र के कारण सुनने की क्षमता पर असर है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इसका उत्तर है एक्स किरण। एक्स किरण वायु प्रदूषक नहीं है। जब वायु ऐसे अनचाही पदार्थों के द्वारा संदूषित होती है जो सजीव व निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हो तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं तथा जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण के अंतर्गत CO2, CO गैस, SPM, SO2 गैस, धुआं एवं कुहासा तथा जलती हुई लकड़ी या चारकोल के जलने से निकलने वाले गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक है, इसका उत्तर है ज्वालामुखी धूल। लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक ज्वालामुखी धूल है। लघु हिम युग बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों के शीतलन प्रभाव के कारण हुआ था। डॉक्टर मिलर ने कहा यह पहली बार है कि किसी ने स्पष्ट रूप से ठंड के समय की विशिष्ट शुरुआत को लिटिल आइस एज की शुरुआत के रूप में पहचाना है। अगला प्रश्न है रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती है, इसका कारण है? तो इसका उत्तर है पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। रहीम एक तालाब बनाकर पानी में भरकर उसमें मछलियां डालता है लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रहती क्योंकि पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इसका कारण है। जैविक पदार्थों की एक निश्चित मात्रा के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जल में ऑक्सीजन की यह मांग जल प्रदूषण के स्तर की सूचक होती है। अगर जल में काफ़ी अधिक जैविक पदार्थ मिल जाए तो तमाम मौजूद ऑक्सीजन समाप्त हो जाते हैं। इसके कारण मछलियाँ तथा ऑक्सीजन पर निर्भर अन्य जलीय प्राणी भी मर जाते हैं। अगला प्रश्न है सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया, इसका कारण है? तो इसका उत्तर है राइजोबियम जीवाणु।
राइजोबियम ग्राम नेगेटिव साइल बैक्टीरिया का एक जीन्स है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में राइजोबियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए नाइट्रोजन मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाता है। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती है। इसका जो सही उत्तर है आपका पहला और दूसरा है, तो ये हो जाएगा, इसमें कूट दिया है आपका जो है ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा, ये वाला पहला और दूसरा। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है तथा मृदा एक प्रमुख संसाधन है, अतः इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसके अलावा मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनको वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है। क्रस्ट मतलब होता है भूपरपटी, भूपरपटी। तो इसमें आपका भूपरपटी में क्या होगा, प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व ऑक्सीजन है। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्रस्ट का हिंदी रूप भूपरपटी होता है। यह पृथ्वी की तरफ लगभग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इसके दो भाग होते हैं, सियाल और सीमा। इसको आपको याद रखना है किसका बना होता है, बेसाल्ट चट्टानों का। इसके दो भाग सियाल और सीमा। तो सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिना, जबकि सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की बहुलता होती है। इसको आपको याद रखना है सियाल और सीमा में कौन सा तत्व है। क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग पर है। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन भारत के उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सागौन, साल, तिफला, खेर, कुसुम, अर्जुन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपको मेन याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, मानसूनी वन। और 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है। कभी कभी 100 से 200 भी दे देता है, तो इसको आपको याद रखना है। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। इसका उत्तर है स्थानीय विलोपन। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण स्थानीय विलोपन होता है। स्थानीय विलोपन, जिसे विलुप्ति होने के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय विलोपन एक पौधों या जानवरों की स्थिति है। स्थानीय विलुप्ति होने की तुलना वैश्विक विलुप्ति से की जाती है, जबकि सामूहिक विलोपन बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना होती है। यह घटना तब होती है जब प्रजातियां प्रतिस्थापित होने की तुलना में बहुत तेजी से विलुप्त होती है। इसके अलावा पारिस्थितिकी विलुप्ति में जानवरों की आबादी इतनी कम हो जाती है कि प्रजातियां अब समुदाय में शिकार, शिकारी या प्रतियोगी के रूप में प्रभावी रूप से कार्य नहीं करती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? इसका उत्तर है, पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य कथन है कि पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल होने तथा उसमें से केवल लगभग 3% पीने योग्य जल है, जिसमें लगभग 2.5% ग्लेशियरों तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। जल सामान्य तापमान और दबाव में एक फीका बिना गंध वाला तरल है, अर्थात जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। तो आपको याद रखना है, जल क्या होता है? उदासीन होता है और जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। जीवाश्म ईंधनों में जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए गैसोलीन इत्यादि के जलने के परिणाम स्वरूप अधिकांशतः पर्यावरणीय वायु प्रदूषित होती है। ये सभी तत्व CO2 या इसके परिवर्ती गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इसके विपरीत वायु में हाइड्रोजन के जलने से केवल जल वाष्प की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह संभवतः सबसे स्वच्छ ईंधन है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? इसका उत्तर है ह्यूमस। ह्यूमस पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को कहेंगे पराबैंगनी किरणें। तो इससे क्या हो सकता है? आपका प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा का कैंसर। ये क्या है? इसका उत्तर है। तो यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणें मानव स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर सकती है, जैसे त्वचा का कैंसर और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। यूवी किरणों के अत्यधिक संपर्क से त्वचा कैंसर हो सकता है, क्योंकि यूवी किरणें त्वचा कोशिकाओं में DNA को नुकसान पहुंचाती है। यूवी किरणें कोशिकाओं के वितरण और गतिविधि को भी प्रभावित करती है, जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। यूवी किरणें सबसे पहले त्वचा और पूरे शरीर को प्रभावित करती है। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता रीडर है। इसके अलावा पराबैंगनी किरणों का उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। इसको याद रखना है, इसका खोजकर्ता कौन है? रीडर। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसका उत्तर है दांत। फ्लोराइड प्रदूषण में मुख्य रूप से दांत प्रभावित होता है। फ्लोराइड एक खनिज है जो हड्डियों, दांतों, थायराइड ग्रंथि और त्वचा में पाया जाता है। यह दंत, ताम, चीनी और अस्थि खनिज कण के इष्टतम गठन के लिए महत्वपूर्ण है।
फ्लोराइड का एक्सपोजर मानव शरीर के हर पहलू को प्रभावित करता है। फ्लोराइड की कमियों के साथ दांतों पर तुरंत असर पड़ता है। अगला प्रश्न है, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है। इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण ताजमहल को जंग लगाकर और उसके संगमरमर को पीला कर प्रभावित कर रहा है। ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा को सरल शब्दों में वर्षा भी कहा जा सकता है, जिसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं और स्मारकों और पर्यावरण के अन्य महत्वपूर्ण भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर है आपका ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। इसका उत्तर है वन। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन वन है। हमारी पृथ्वी पर वनों की कटाई का प्रभाव बाढ़, भूस्खलन, सूखा, अकाल, जलता हुआ तापमान, ऊपरी मिट्टी का क्षरण और उपजाऊ नदी घाटियों को अनुत्पादक दलदलों में बदलना है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 23 लाख हेक्टेयर की दर से वनों का नुकसान हो रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल भूमि का 11% वन से आच्छादित है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। इसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा में। इसमें आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इसका उत्तर है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। छात्रों के लिए भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य अनुभवात्मक प्रासंगिक शिक्षा को सुदृढ़ करना है। शैक्षणिक भ्रमण वास्तविक दुनिया से संबंध बनाकर कक्षा सीखने को बढ़ाने का एक तरीका है। शैक्षणिक भ्रमण छात्रों को विभिन्न शैलियों, स्थानों और युगों से परिचित कराते हैं। पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। इसका उत्तर है शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करके एवं उसके मार्ग पर चलकर वर्तमान के साथ भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। मानव की अनेक त्रासदियों से रक्षा कर सकते हैं। विलुप्त होते जीव जंतुओं व प्रजातियों की रक्षा कर सकते हैं। जल, वायु और भूमि को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। यह पादपों है। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण एवं नुकसान का ज्ञान प्राप्त होता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा पर्यावरण संबंधी सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? इसका उत्तर है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, तो इसका उत्तर है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने का उद्देश्य रिक्त स्थान सुधार करना है। इसका उत्तर है, चिंतन कौशलों में। चिंतन कौशल में व्यक्ति किसी विचार की कल्पना करता है और किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में सोचता है। चिंतन की 3 भेद है, संवेदी क्रियात्मक चिंतन, बिंबात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हुआ कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सब इसका उद्देश्य है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ये रहा आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका विस्तृत अध्ययन। इस प्रकार अगले वीडियो में आपको और अन्य राज्यों के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण सहित मिलेगा। आप अधिक से अधिक इन प्रश्नों का अध्ययन करें।